हेलो हेलो कश्ती के जो 500 बरस से इसी जगह पे बैठे जो 500 साल से इसी जगह बैठ रहे हैं। दरख्तों की शाखों के टोकरे बनाते और उसमें अंगूर, पनीर, नमकीन बिस्कुट, सुर्ख वाइन और नमक लगी मूंगफली रखकर टूटी कश्ती के उन तख्तों में रखाते हैं जो 500 साल से इस जगह पर है। उनमें बैठे मुसाफिर तैर कर किनारे लगे और बैरी जहाजों के मालिक बन गए।
संगसार होते दरख्तों की शाखों लोग बनाते दरख्तों की शाखों लोग नहीं कमर की किताब की तकरीब में मुझे आने की सादत मिल गई और मैं इसकी शायरी से इससे बड़ा प्यार करता हूँ। मैंने कोशिश की इनकी दो नज़में कंपोज करने की, एक आपको सुनाई एक और सुनाता हूँ। आधे आधे सिगरेट आधे आधे सिगरेट काफी का पूरा कप पी गए हैं। आधे आधे सिगरेट काफी का पूरा कप पी गए हैं। मैं अपने अंदर तुम्हारी कड़वा है तुम देता रहता हूँ। आधे आधे सिगरेट काफी का पूरा कप पी गए हैं। मेरे घर के आस-पास कोई दरख्त छाँव नहीं देता। मेरे घर के आस-पास कोई दरख्त छाँव नहीं देता। मगर मैं हर रोज बर्तन लेकर जाता हूँ और उनमें धूप बड़ी ठंडक भर कर ले आता हूँ। मैं तुमसे अलग हो सकता हूँ, मैं तुमसे अलग हो सकता हूँ अपनी शायरी से नहीं। तुम मेरी शायरी हो, तुम मेरी शायरी हो। जिसे कोई शायर जिसे कोई नाशर मेरे नाम से छापना नहीं चाहता। तुम किसके नाम से छपोगे? क्या वो तुमको पढ़ पाएगा? क्या वो तुमको पढ़ पाएगा? क्या वो तुमको पढ़ पाएगा? आधे आधे सिगरेट मौसीकी की तरबियत, परकशंस की तरबियत हासिल की थी और ख़ास तौर पर मसूद साहब की इस जश्न में शामिल हुए हैं। मिल्कियत भरे लफ्ज, मेरा उससे झगड़ा लफ्ज कुफ्ल से शुरू हो गया था। मेरा उससे झगड़ा लफ्ज कुफ्ल से शुरू हो गया था। असल झगड़ा तो लफ्ज चाबी से शुरू हो गया था। जिंदगी और शायरी में मिल्कियत वाले लफ्ज नहीं आने चाहिए। मेरा उससे झगड़ा लफ्ज कुफ्ल से शुरू हो गया था। असल झगड़ा तो लफ्ज चाबी से शुरू हो गया था। मिल्कियत वाले लफ्ज
जिंदगी और शायरी में नहीं आने चाहिए, मगर वो उसके बदले लफ्ज सुपुर्दगी इस्तेमाल करना चाहती थी। कुफ्ल, चाबी और सुपुर्दगी में कोई खास फर्क नहीं। कुफ्ल, चाबी और सुपुर्दगी में कोई खास फर्क नहीं। जो खुद को किसी दस्तरस में देना चाहता हो, असल में किसी को अपनी दस्तरस में लेना चाहता है। दोनों को अपने अपने घर बगैर चाबी के रहना चाहिए, मगर एक अनदेखा कुफ्ल जो तुम्हारी आज़ादी की पेंटिंग हो, दरवाजे के साथ लटकी रहनी चाहिए। मिल्कियत भरे अल्फाज। किताब, मेरे लिए किताब ही काफी है। मेरे लिए किताब ही काफी है जो तन्हाई को मुझसे तन्हा कराती है, जो मेले में मुझसे धमाल डलवाती है, जो घास पे पड़ी ताज़ा बारिश की खुशबू से मुझे दीवाना बनाती है। पुलिस जब ढोल बजाती और भाड़े डालती आती है तो किताब मैं नैफे में डालकर ले जाता हूँ, जो बंदी खाने की सारी दीवारें सलाखें काट देती है। किताब जो मैंने उसे घूंघट उठाई में दी थी, किताब जो उसने बगैर पढ़े तलाक के कागज़ों के साथ वापस कर दी, किताब जिसको मैंने बहुत कुछ बेच के खरीदा, किताब जिसने मुझे बिकने से बचाया, किताब मेरे दूसरे हाथ में, किताब जिसने मुझे बिकने से बचाया, किताब मेरे दूसरे हाथ में ब्रांडी, ब्लैक लेबल और फ्रांसीसी वोडका थमाती है। ब्रांडी, ब्लैक लेबल और फ्रांसीसी वोडका किताब को समझने में मेरी मदद करते हैं। किताबों से भरे फुटपाथ वाले शहर ही तारीख में जिंदा रह सकते हैं। टिक्का बोटी, कड़ाही गोश्त से भरे फुटपाथों वाले शहर की हड्डियां समंदर किनारे मिलती हैं। काश वो औरत बर्फबारी में मेरे साथ होती और हम स्नोमैन को आतिशदान के सामने कुर्सी पे बैठकर अपनी अपनी किताब पढ़ते। काश वो औरत बर्फबारी में मेरे साथ होती और हम स्नोमैन को आतिशदान के सामने कुर्सी पे बिठा के अपनी अपनी किताब पढ़ते। स्नोमैन की तरह सो जाते, स्नोमैन की तरह पिघल जाते। छापे खाने किताब की बजाय अगर सिर्फ इश्तिहार छापे तो ममनुआ हरकतें राह पाती हैं। किताब किसी मर्द और औरत से फहश हरकत नहीं कराती। किताब किसी मर्द और औरत से फहश हरकतें नहीं कराती। क्या वो औरत अपना जिस्म मुख्तलिफ बाज़ारों में बेचेगी? क्या किताब के सफ़हे मुख्तलिफ दुकानों के तराजुओं की जीनत बनेंगे? मेरे लिए किताब ही काफ़ी है जो तन्हाई को मुझसे तन्हा कराती है। फैज साहब के 7 साला जश्न की ही एक कड़ी है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था आपसे। मसूद कमर साहब की किताब की तकरीब रूनुमाई केक काटने के साथ हो गई थी। अब मैं बगैर वक्त ज़ाया किए इस नशिस्त में जो अहबाब मज़ामीन पढ़ेंगे, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। इस नशिस्त की सदारत के लिए मैं दावत दूंगा बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के हामिल है, ख़ासतौर पे पाकिस्तान से आए हैं इस नशिस्त में शिरकत के लिए। बहुत ही गज़ब के शायर भी हैं और इनको भी हम सुनेंगे जब मुशायरा शुरू होगा। मैं ज़फ़र इकबाल साहब को दावत दूंगा वो इस नशिस्त की नशिस्त की सदारत करें।
पिछली नशिस्त में मैं आपका तारुफ करवा चुका हूँ और मज़ीद तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही खूबसूरत मजमून फैज़ साहब ने, बहुत ही तख्लीकी क्रिएटिव मजमून आपने पढ़ा था फैज़ साहब की नशिस्त में। आफाक मंसूर साहब इस नशिस्त के मेहमान खुसूसी हैं, मैं उनको दावत दूँगा बरतानिया से तशरीफ लाए हैं, ख़ासतौर पर मसूद कमर साहब के लिए। इससे पहले कि मैं जो मज़ामीन पढ़े जाने हैं मसूद कमर साहब की शायरी और शख्सियत के हवाले से, इस किताब के हवाले से, एक बहुत ही खूबसूरत सा लम्हा है और मैं वक्त ज़ाय किए बगैर चाहता हूँ कि उस लम्हे को पकड़ लिया जाए। एक पोता दादा के लिए कुछ कहना चाहता है, आइए सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। विशाल, तो ठीक है। Assalamu alaikum. I am Vishal Masood. It's a matter of great privilege and honor for all three of us that Baba had dedicated this book to me, Sawan and Malhar. On the behalf of Sawan and Malhar, I thank Baba from his love. May this book happen to be a great success. Thanks. So much, very kind of you, विशाल। फिर बर्खास्त कर देंगे 5:30 बजे से पहले, और इस वक्त 4:15 हैं और 1 घंटे से ज़्यादा वक्त हमारे पास है। मैं मुकर्रीन से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने जो तबसरा करें, जो बात करें, मसूद कमर साहब की शायरी के हवाले से मुख्तसर रखें। सबसे पहले मैं मदू करूँगा, दावत दूँगा बोलने के लिए जावेद अनवर साहब को। जावेद अनवर साहब, आप आके। वो नहीं है, वो मौजूद नहीं है, वो नहीं आ सके। वो नहीं है, जिगर में नहीं आ सकते। काफी देर मैं नसर मलिक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपना मजमून पढ़ें आके और मसूद कमर साहब की शायरी के हवाले से कुछ बात करें, जो भी आपके तासुरात हैं बयान करें। और मैं कोशिश करूंगा कि आप जब वापस जाएं तो खुश खुश जाएं मुझसे इस बार। सबसे पहले तो मैं मसूद कमर को उनकी नई किताब की आमद पर मुबारकबाद देता हूँ। अब तक तो ये किताबों के साथी रहे हैं या बदीगर अल्फाज, अब तक ये किताब दोस्त रहे हैं, अहले किताब हैं ये, लेकिन अब साहिब किताब भी हो गए और इस पर मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई है कि मेरे पड़ोसी मुल्क स्वीडन से, जहाँ सूरज नहीं डूबता
और डूबता है तो उसी वक्त निकल आता है। ये जो नया सूरज निकला है इसकी शुआएँ स्कैंडिनेविया के दूसरे ममालिक को भी और करीबी मगरबी यूरोपीय ममालिक को भी ज़रूर मुनव्वर करेंगी, मुतासर करेंगी। वो इसलिए कि इस किताब के नज़्म में जो हैं वो एक बड़ा मुनफरद अपने अंदर इजहार का ज़रिया रखती हैं। ये वो रवायती शायरी नहीं जिसे आप किसी महबूब के नाम के ख़त में कोट करें, बल्कि ये तह दर तह छुपे हुए उन ख्यालात, उन नज़रियात का एक ऐसा ठोस इजहार है जिनकी याद में आज हम यहाँ सब इकट्ठे हैं और उनको मना रहे हैं। अपने मौज़ूआत के लिहाज से मुझे अफसोस है कि मैंने ये किताब अभी सारी नहीं पढ़ी, सरसरी चाय की प्याली के साथ देखी है, लेकिन मुझे इस बात पर बड़ा फ़ख्र है कि हमारे अहद के अहद साज नक़ाद जो कि खुशकिस्मती से आज हमारे दरमियान मौजूद हैं और हमारे लिए बायस इफ्तिखार हैं उनका वजूद, उन्होंने इस पर जो अपनी राय दी है उसके बाद कहने को कुछ बाकी नहीं रहता। मैं ज़ुबानी तौर पर उसके कुछ जुमले अपने अल्फाज में दोहराए देता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा इसलिए कि आप इस किताब को खुद पढ़िए। इस किताब की नज़में मैं यहीं से मुश्तार करके आपको सुना सकता हूँ, लेकिन नहीं, आप उन नज़मों को खुद पढ़िए, अपने ऊपर उन नज़मों को, शायर के ख्यालात को बीतने दीजिए और फिर देखिए कि निचोड़ क्या होता है। मसूद, तुम्हें ये नया सफ़र, नई शायरी और ख़ास तौर पर साहिब किताब होना मुबारक हो और अल्लाह करे कि तुम्हारा ये सफ़र हमेशा जारी और सारी रहे। और अब हमें आपके दूसरे मजमूए का इंतज़ार है और हमें उम्मीद है कि आप मौजूद हैं। मैं दावत खिताब लूँगा अहमद फ़कीर साहब को के गोवा में और बहुत करीबी ताल्लुक़ है चूँकि मसूद कमर साहब का और अहमद फ़कीर साहब का। यकीनन मैं ज़ाती तौर पे बहुत आप कोशिश करूँगा कि आपका मजमून जो हो मेरी समझ में आए। मसूद साहब हमें ज़्यादा समझ में आए, मसूद कमर साहब, अहमद फ़कीर साहब। हस्ब मामूल वक्त की किल्लत इस वक्त भी है और ये जो मजमून मुझे पढ़ने के लिए कहा गया एक्चुअली ये मजमून मसूद कमर की एक और किताब के लिए मसूद ने मुझे कहा था कि दिबाचा लिख दें। ये उस किताब के लिए मैंने जो भी लिख सकता था दिबाचा लिखा था। तो रात मुझे मसूद कमर ने ज़ोर दे के ये कहा कि आप कुछ कहें मेरी इस किताब के बारे में, जिसको मैंने अभी जैसे नसर मलक ने कहा पूरी तफसील से और गहराई में जाके नहीं पढ़ा। सरसरी सा मुझे भी इसका मुताला करने का बहरहाल मौका मिला है। ये मजमून डायरेक्ट इनकी इस किताब के हवाले से नहीं है। मैंने रात इनके कहने के बाद भरपूर कोशिश की से जितना भी इसको कम से कम काट के मैं कम कर सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद अगर थोड़ा सा 2-4 मिनट ज़्यादा हो जाए तो मैं उसके लिए पहले ही इबादत खाऊँ। इफादियत, क्योंकि मजमून स्पेशली किताब के लिए लिखा गया था इसमें, इसके लिए मैं आम सामिन से थोड़ी सी माज़रत चाहता हूँ कि शायद कुछ इसमें लफ्ज़ इस किस्म के शकील भी हों जो लोग एतराज़ बाद में करेंगे कि शायद ये हमें पता नहीं किस लिए सुनाया गया। अफादियत, फ़िक्र और इबलाग को अदब के ज़रूरी अनासर ख्याल करने वाले कारी का हमेशा एक मसला रहा है। क्या अदब में समाजियात या मारूज़ी हक़ाइक़ और इबलाग के मसला को अदब ही का एक पहलू करार दिया जाए, या अदीब को समाजी मसाइल को मलहूज़ ख़ातर ना लाते हुए खालिसतन अपने दाखिली या माबादुल तिबियाती हवालों पर मबनी मौज़ूआत और ज़ुबान और लहजे में अबहाम को तख्लीक का हुस्न करार देते हुए मज़कूरा बाला अनासर को दरखुर इतना नहीं समझना चाहिए। अफादियत से मेरी मुराद ये नहीं कि कोई तख्लीक कार अपने अंदर परवरिश पाने वाले पेचीदा और पुरस्रार जज्बात को अपने तख्लीकी अमल के दौरान नज़रअंदाज कर दें। ये किसी तौर मुमकिन नहीं।
क्योंकि कोई भी तख्लीकी इजहार किसी तख्लीककार का सिर्फ दाखिली और इनफरादी तजुर्बा करार नहीं दिया जा सकता, उसमें अमूमी तजुर्बा भी बिलअमूम शामिल होता है। मैं समझता हूँ अदब में किसी मखसूस मौजू या सिन्फ की पाबंदी का रुझान यकीनन एक गैर अदबी रवैया ही करार दिया जा सकता है। किसी भी अहद का वही अदब अच्छा अदब करार पाएगा जो अपने मौजू से मुतल्लिका फ़नी तकाज़ों के साथ साथ जमालियाती तकाज़े भी बाहसन तरीक़ पूरे करता हो। इन मारूज़ात से मुझे ये अमर भी मकसूद नहीं कि फ़िक्र, अबलाग और अफादियत जैसे अनासर को तख्लीक फ़न की इमारत से देश निकाला दिया जाए, क्योंकि हर अदब किसी न किसी मकसद ही का शऊरी या गैर शऊरी इजहार होता है। अपने आखिरी नतीजे में बेमकसदी भी तो किसी न किसी मकसद ही का इजहार होती है। सो हर दो रवैयों के दरमियान एतदाल का रवैया ही ज़्यादा आसन करार दिया जा सकता है। अच्छी शायरी अपनी खूबसूरत बुनतकारी और समाजी या इंसानी दर्दमंदी, जमालियाती नज़ाकत की मखमली लहरों से छलकती मौसीकियत और ख़ुदकारी के अपने अमूमी तजुर्बात, नफ्सियात और महसूसाती धारों से फूटते मध्यम या पंचम हर दो सुरों के इम्तजाज ही से इसके दिलो दिमाग पर अपना शायराना तासुर छोड़ने में कामयाब होती है। जब ऐसा होता है तब शेरी इजहार की ये अमूमियत फ़र्द और माहौल की कशमकश, ज़िंदगी की तेज़ या सुस्त रफ्तारी और आसूदगी या नाआसूदगी जैसे रवैयों की हकीकी आयनादार बनकर सामने आती है। मसूद कमर अपने अदबी ज़ौक़ और मिजाज के हवाले से गालिब और फैज़ के मानवी शागिर्द होने का दावेदार है। ऐसी सूरत में लामहाला ये सवाल एक बड़ा सवाल बनकर हमारे सामने आ खड़ा होता है कि गालिब और फैज़ से इश्क और शागिर्दगी का दावा, लेकिन शायराना इजहार के लिए नसरी नज़्म जैसी खुश्क सिनफ़े सुखन का इंतखाब। इस पर तुर्रा ये कि शेर के आम कारी का वसी हल्का आज भी एक ख़ास असलूब और अंदाज़ की एक ख़ास किस्म की शायरी ही को ना सिर्फ पसंद करता है बल्कि अपनी पसंद की उस ख़ास शायरी ही को शायरी तसव्वुर करता है। ये ज़ौक़ और मिजाज दरअसल हमारे उस रवायती ज़रई तमद्दुन की देन है जिसे सनती तमद्दुन की नई समाजी और अदबी कदरों को समझने, समझाने और अपने शेरी ज़ौक़ का हिस्सा बनाने और बनने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे कारी की मौजूदगी में जदीद सनती तमद्दुन की उलझनों, जज्बों, तजुर्बों और नई नफ्सियाती गुत्थियों को शेरी इजहार में समोना और बिलखसूस नसरी नज़्म जैसी रिवायत शिकन सिर्फ में पूरी मौसीकियत, शेरी सदाकत और जमाल के साथ पढ़ना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। इस ज़िमन में पहली बात जो मैं महसूस करता हूँ वो ख़ुद मसरूर कमर की वो नज़में हैं जो उर्दू शायरी के रवायती दायरों से बाहर निकलते हुए भी शेर से मंसूब मखसूस शेरी फ़िज़ाओं को अपनी जिद्दत की अंधी राह में बहकर गर्द आलूद नहीं करती। अपने खुदूद में गालिब ने भी गैर शौरी तौर पर, गैर शौरी सतह पर शायद नसरी नज़्म ही की तरह डाली थी और मसूद कमर शायद उसी नसरी शायरी के धुंधले धुंधले नकूश ही की पैरवी में ये सफ़र तय करते हुए जदीद सनदी तमद्दुन से अपनी वाबस्तगी और गालिब से अपनी मानवी शागिर्दी का हक अदा करना चाहता है। ज़रई और सनदी तमद्दुन की जिन मुख्तलिफुल नौ इक़दार का मैंने हल्का सा इशारा दिया है, दर हकीकत वो ना सिर्फ हमारे अदबी ज़ौक़ बल्कि पूरे समाजी मिजाज में पैदा होने वाली नई उथल पुथल वाला मामला है। तब्दीली की इस नई समाजी सरजमीन पर हमें जिन नए गुलपोश या संगलाख हर दो किस्म के पुरपेच रास्तों से गुजरना पड़ रहा है, उनसे नाशिनास होने के सबब हम एक नई किस्म की समाजी बुखलाहट में न भागा जाए है मुझसे, न ठहरा जाए है मुझसे जैसी पेचीदा और मुश्किल कैफियत में गिरफ़्तार हैं। इस नई सूरत हाल में हम अदब से सियासत और सियासत से मज़हब तक ज़िंदगी के हर शोबा में अपने ख़ारजी माहौल से नया रिश्ता बना पाने में बेपनाह समाजी, नफ्सियाती और जज्बाती मुश्किलों में उलझे नज़र आते हैं। उधर मसूद कमर इस नए समाजी अहद की उस जदीद तन्हाई में बैठा मशक़ सुखन कर रहा है जहाँ इंटरनेट पूरी मजलिसी ज़िंदगी का मरकज़ बनता जा रहा है। इंटरनेट के जादूगर ने हमें आज उस तन्हाई से मुतारफ़ करवाया है
जहाँ ये जादूगर एक चुटकी हरकत से हजारों नौ की रंग बिरंगी शक्लें बना बनाकर अपने करतब दिखा रहा है, और इंसान इस करिश्मा साज माहौल में अरबों करोड़ों के इज्तिमा में भी खुद को तन्हा महसूस कर रहा है। एक ऐसा इज्तिमा जो कुर्बत में भी हजारों मील दूरियों तक फैला हुआ है, ऐसा इज्तिमा जो हमारे पहलू ब पहलू होते हुए भी हमें लम्स की लज्जत से हमकिनार नहीं होने देता। तन्हाई की ये एक ऐसी अनोखी किस्म है जिसका खुद तन्हाई भी शायद ठीक ठीक इदराक नहीं कर पा रही। ऐसी तन्हाई जिसने आलमगीरियत के इस अहद में तन्हाई के पुराने और रवायती मजहर को उधेड़ कर रख दिया है। ऐसी तन्हाई जिससे क्या फ़र्द, क्या समाज और क्या तख्लीकी रवैये कोई अपना दामन नहीं बचा पा रहा। ऐसी तन्हाई जिसने दूसरों तक रसाई हासिल करने, इन्हें समझने, समझाने और अपने ख्यालात उन तक पहुँचाने के अपने ही तरीके, ज़रिए, रवैये, उसलूब और अपनी ही ज़ुबान तख्लीक की है। तन्हाई का एक ऐसा नया मजहर जिसका माजी में कोई हवाला मौजूद नहीं। क्लासिकियत ने अगर आम आदमी की ज़िंदगी से गुरेज का रवैया अपनाया तो नई आलमगीर साम्राज्यत ने ज़िंदगी ही को निजकारी की सलीब पर चढ़ाकर मायूसी, बददिली, बेगानगी, हत्ता कि मौत से प्यार जैसी मनफी हिस्सियत को ऐसी बेलगाम तवानाई बख्शी है कि आज आम आदमी से फ़नकार तक का जहन शौरी या गैर शौरी तौर पर इससे मुतासर होता दिखाई देता है। इस हवाले से मसूद कमर की बेशतर नज़मों में मुझे ख्वाबों में भी बेख्वाबी के अंसर की धमक, नींद से हिजर की ख्वाहिश, औरत से लव हेटेड के रिश्ते की गूंज, कुंजे तन्हाई में भी गोशे फरहत का एहसास और जज्बाती नासूदगी से निशात कशीद करने की, हत्ता कि मौत तक से आसूदगी हासिल करने की ख्वाहिश और रवैया महसूस हुआ। और ये तमाम अनासुर मिलजुल कर एक ऐसी फ़िज़ा तश्कील देते हुए महसूस होते हैं जहाँ रिजायत का नक्श फरियादी की तरह भी किसी दस्ते सबा या शाम शहरियारा का ख्वाहिशमंद महसूस नहीं होता। और पूरी किताब में निस्बतन यही रवैया एक मरकज़ी किरदार की तरह कभी साया और कभी हकीकत बनकर हमारे साथ साथ सफ़र करता हुआ महसूस होता है। गो महसूसाती और दाखिली शायरी के लतीफ़ एहसासात को समाजी कसौटी के खुरदरे औजारों से जांचना परखना शेर को लोहार की खरात पर चढ़ाने के मुतरादिफ है, लेकिन फैज़ के मानवी शागिर्द होने के नाते मसूद कमर ने फैज़ के कलाम में जा बजा बिखरी रिजायत के जमाल व कमाल से इस्तिफ़ादा करने में खासा बुखल से काम लिया है। मेरे इस एहसास के बावजूद ये खुश आइंद अमर है कि मसूद कमर का असलूब और अंदाज़े बयान अपना है और किसी रवायत से मुस्तार लिया हुआ महसूस नहीं होता। इसके अलावा नज़में अपने डिक्शन में भारी भरकम होने और ना ही इबहाम पैदा करती हुई महसूस होती हैं।